बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैटन का चैप्टर नंबर 18 के पार्ट 2 को हम बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म शुरू करेंगे। इससे पहले हम नेगेटिव फीडबैक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आगे बेरोसेप्टर आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल आता है। अच्छा, बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो बेसिकली क्या है, बेरोसेप्टर्स होते हैं इसमें या स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उन जो स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड करें, और उन स्ट्रेच रिसेप्टर्स को हम बेरोसेप्टर्स या प्रेसो रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। ये स्पेसिफिक जगहों पे होते हैं लार्ज सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर। इनकी लोकेशंस को भी हम आगे पढ़ते हैं और यहाँ से ये रिस्पॉन्स देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेच टू द सीएनएस, और सीएनएस पर सिग्नल्स आते हैं आगे बॉडी के अंदर। इसको हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आता है फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द बेरोसेप्टर्स एंड देयर इनर्वेशन। अच्छा, बेसिकली बेरोसेप्टर्स जो है वो स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज के अंदर मौजूद होती हैं, और स्टिमुलेट कब होती हैं, जब ये स्ट्रेच होती हैं। जब भी स्ट्रेच आता है उस वक्त ये स्टिमुलेट होती हैं। अच्छा, अब आपको डिस्क्राइब, अब ये दो जगहों पे मौजूद हैं। एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की वॉल्स में मौजूद है, स्लाइटली अबव द कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन एन एरिया नोन एज द कैरोटिड साइनस, यानी कि कैरोटिड साइनस में मौजूद है, और दूसरा एओर्टिक आर्च की वॉल में। और फिर ये मेडुला तक इसका मैसेज किन पाथवे से जा रहा होता है वो इस फिगर से हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो है ना, ये बाइफर्केशंस हैं, और इन बाइफर्केशंस के स्लाइटली नीचे ये हमारे पास आ जाता है कैरोटिड साइनस, यहाँ पे मौजूद है, और एओर्टिक आर्च के अंदर मौजूद है। एओर्टिक आर्च से तो सिंपली ये वेगस नर्व के थ्रू मेडुला तक जा रहा है। ऑलराइट, ये वेगस नर्व के थ्रू मेडुला या वेसोमोटर सेंटर हम कह सकते हैं, यहाँ तक जा रहे हैं। और जो बेरोसेप्टर्स कैरोटिड बॉडीज में से हैं वो पहले ये हिरिंजेस नर्व से जा रहे हैं, और ये हिरिंजेस नर्व से ग्लोसोफरेंजियल नर्व में जाते हैं। ग्लोसोफरेंजियल नर्व से ये गए आपके पास मेडुला में। तो बेसिकली ये दो तरह के पाथवेज हैं। एक पाथवे डिस्कस किया हमने एओर्टिक आर्च के जो है उनके लिए, और एक पाथवे डिस्कस किया हमने जो कैरोटिड साइनसेस में उसके लिए। ग्लोसोफरेंजियल नर्व और हिरिंजेस नर्व, इन दो नर्व्स के थ्रू होते हुए आपके पास जा रहा है कैरोटिड साइनस नर्व से बेरोसेप्टर्स, कैरोटिड साइनस से बेरोसेप्टर्स की नर्व सिग्नल्स जा रहे हैं, और वेगस नर्व से नर्व सिग्नल्स जा रहे हैं आपके एओर्टिक आर्च से। तो ये हमने इस डायग्राम को देखा, जिससे हमें ये वाली जो जगह थी, बेसिकली ये फिजियोलॉजिक एनाटॉमी, ये वाला जो पोर्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर रिस्पॉन्स ऑफ द बेरोसेप्टर्स टू द आर्टीरियल प्रेशर। इसमें बेसिकली दो तरह के बेरोसेप्टर्स हमने पढ़े ना, कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च के। तो दोनों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि नॉर्मल ब्लड लेवल जो है वो तो 100 है। जब 100 से कम या 100 से ज़्यादा होगा तो ये सारी बातें स्टिमुलेट हो रही हैं। जब 100 से इंक्रीज़ हो रहा है प्रेशर, 100 से इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेच के प्रोड्यूस होने से आपके पास ये रिस्पॉन्स नर्व सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे ब्रेन में जाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि अगर 50 to 60 mmHg आपके पास प्रेशर इतना लो है, या 50 to 60 से भी लो है, तो फिर उस वक्त तो कैरोटिड साइनस के बेरोसेप्टर्स कोई काम नहीं कर रहे होते, ये स्टिमुलेट नहीं हुए हुए होते। यानी 0 से लेके 50 to 60 तक कैरोटिड साइनस की जो बेरोसेप्टर्स हैं वो बेकार हैं। हाँ, 50 to 60 से ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे कैरोटिड साइनस के जो बेरोसेप्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ सिग्नल्स ब्रेन को भेजते चले जाएंगे, और 100 से ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा भेजना शुरू कर देंगे, और अप टू 180 mmHg उस पर मैक्सिमम भेज रहे होते हैं। अच्छा, यही तकरीबन रिस्पॉन्स आता है हमारे आपके पास एओर्टिक आर्च के बेरोसेप्टर्स का, लेकिन एओर्टिक आर्च के बेरोसेप्टर्स 30 mmHg से ऊपर ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई है। उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर सिंपल सी चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि ये जो मैंने चीज़ डिस्कस की, इससे लकीली क्या हुआ कि जो नॉर्मल रेंज है यानी 100 mmHg उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 50 या 60 से ऊपर जाएंगे तो काम करना शुरू करेंगे कैरोटिड साइनस, लेकिन मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी, जब 100 mmHg पे होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब 100 mmHg से थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन होती है ऊपर या नीचे, तो उस वक्त दोनों बेरोसेप्टर्स अच्छा रोल प्ले कर रहे होते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते हैं अपने सेंसिटिविटी की वजह से इन जगहों पर ख़ास तौर पर। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ के अंदर 2 पॉइंट्स डिस्कस किए, बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट इन्होंने डिस्कस किया कि जो बेरोसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करते हैं ये इतने रैपिड होते हैं कि हर दफ़ा जब हार्ट पंप करता है तो एवरी सिस्टोल में जब हार्ट ने पंप किया, ज़ाहिर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हुआ ना, इतने से जो कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है जिसमें वो प्रेशर ज़्यादा होता है, दोबारा डायस्टोल आ जाता है। सिस्टोल के दौरान भी ये सिग्नल्स भेज देते हैं कि प्रेशर ज़्यादा हुआ है, फिर डायस्टोल में सिग्नल्स वापस। तो यानी कि इतना ये रैपिड होता है कि सिर्फ सिस्टोल के दौरान जितना देर होती है उस देर के अंदर भी ये सिग्नल्स भेज देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर प्रेशर
ज़्यादा है तो ये इंक्रीजिंग प्रेशर को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी प्रेशर। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे 150 mmHg पे प्रेशर कांस्टेंट है, इस वक्त ये बहुत थोड़े सिग्नल्स भेज रहे होंगे ब्रेन को कि प्रेशर ज़्यादा हुआ है, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ रहा है, अभी 140 से 145 हुआ, 148 हुआ, 150 हुआ, ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीज करते हुए प्रेशर की सूरत में ये ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और ज़्यादा तेज़ी से सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें थी जो कि आखिरी पैराग्राफ में डिस्कस की हुई थी। फिर आता है सर्कुलेटरी रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय बेरोरिसेप्टर्स। इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि अभी तक तो हम पढ़ा था बेरोरिसेप्टर्स की जो नर्व्स है, बेरोरिसेप्टर्स ने मैसेज भेज दिया मेडुला तक। जब मेडुला तक मैसेज पहुंचा, ये न्यूक्लियस टेक्टस सोलिटरिस तक मैसेज पहुंचा, मैसेज के पहुंचने पे सेकेंडरी सिग्नल्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये सिग्नल्स क्या करेंगे? वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर को इनहिबिट करेंगे। भाई आर्टीरियल प्रेशर तो पहले ज़्यादा हुआ है ना, जिस वजह से सिग्नल्स आए हैं, तो वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर को तो इनहिबिट ही करना पड़ेगा। और हमारे पास जो आगे चलते हैं वेगल पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है, उसको ये एक्साइट करेंगे, उसको ये फंक्शनल करेंगे। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? नंबर एक तो वेन्स की और आर्टीरियोल्स की वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेन्स की वेजोडाइलेशन से क्या होगा? ब्लड रिजर्वॉयर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। आर्टीरियल्स की वेजोडाइलेशन से क्या होगा? आर्टीरियल प्रेशर कम होगा। और सेकेंडली हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करते हैं ये जो वेगल पैरासिम्पथेटिक सेंटर है। पैरासिम्पथेटिक सेंटर बेसिकली यही काम करेगा ना। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में यही होता है कि वेजोडाइलेशन कॉज हो रही होती है और हार्ट रेट कम हो रहा होता है। तो ये काम मेडुला से सिग्नल्स निकलेंगे जब बेरोरिसेप्टर्स मैसेज पहुंचाएंगे मेडुला तक। तो ये तो चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि फिर आगे मेडुला उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। अच्छा, फिर यहाँ से लेके फ्रॉम राइट हेयर टिल हेयर, ये एक फिगर 18.7 को डिस्कस कर रहे हैं। हम उस फिगर को डिस्कस करते हैं। ये वो फिगर है। इस ग्राफ के अंदर बेसिकली उन्होंने शो क्या किया है कि अगर हम कैरोटिड आर्टरीज को हम क्लैम्प कर देते हैं, क्लैम्प का मतलब है उनको हम क्लिप करके स्टॉप, उनके अंदर ब्लड फ्लो को स्टॉप करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो होता क्या है? ये जो बेरोरिसेप्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी प्रेशर तो बहुत कम हुआ है। ब्रेन को बताते हैं कि प्रेशर, क्योंकि उनके अंदर ब्लड फ्लो रुक गया, तो वो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि जी प्रेशर बहुत कम हुआ है। फिर ब्रेन, जाहिर सी बात है, जब प्रेशर कम हुआ है तो ब्रेन तो वेजो कंस्ट्रिक्टर्स और ये सारा कुछ करेगा। तो जैसे ही हमने क्लैम्प किया, हमने देखा कि जो प्रेशर है वो रैपिडली इंक्रीज कर गया। जो प्रेशर था वो रैपिडली इंक्रीज, बेसिकली समझा हुआ क्या कि कैरोटिड आर्टरीज के अंदर प्रेशर कम हुआ, ब्रेन बाकी बॉडी में तो नॉर्मल है ना। हमने तो क्लैम्प किया कैरोटिड आर्टरीज को, तो सिर्फ कैरोटिड आर्टरीज में प्रेशर कम हुआ, लेकिन बेरोरिसेप्टर्स को तो कैरोटिड आर्टरीज का ही पता है सिर्फ। तो बेरोरिसेप्टर्स ने कहा जी प्रेशर बहुत कम हो गया है। ब्रेन ने प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश की, बाकी बॉडी में तो ऑलरेडी नॉर्मल था, तो बाकी बॉडी में जो प्रेशर है वो नॉर्मल से इंक्रीज कर गया, 100 से 150 तक चला गया। तो इतना फ़र्क पड़ता है जब हम क्लैम्प करते हैं कैरोटिड आर्टरीज को। और अब जाहिर सी बात है, जैसे ही हम कैरोटिड आर्टरीज को रिलीज़ करेंगे, यानी इनको क्लैम्प को हटा देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो इमीडिएटली बेरोरिसेप्टर्स कहेंगे कि बस जी बस बहुत प्रेशर हो गया। इस तरह से ब्रेन को मैसेज जाएगा और ब्रेन प्रेशर को कम करेगा। इतना कम, नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि एक जब हमने क्लैम्प को खोला तो बहुत रैपिड फ़र्क पड़ा ना, तो उसकी वजह से नॉर्मल से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस हुई है। इसमें ऐसा कुछ मतलब कॉन्सेप्ट था। अच्छा, फिर आता था बेरोरिसेप्टर्स एटेनुएट ब्लड प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज इन बॉडी पोस्चर। अच्छा, जब आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे आप बैठे से खड़े हो रहे हैं या कोई भी बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, तो बॉडी पोस्चर चेंज होने पे आर्टीरियल प्रेशर को बहुत ज़्यादा चेंज हो जाना चाहिए था हकीकत में। कि इंसान लेटा हुआ इंसान और लेटे हुए से इंसान खड़ा होता है, तो स्टैंडिंग पोस्चर में आते साथ ही सडनली आपका आर्टीरियल प्रेशर ब्रेन में आर्टीरियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो बहुत तेज़ी से काम करता है और वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, जिस वजह से पोस्चर्स की चेंज में आपके आर्टीरियल प्रेशर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। उसके बगैर बेरोरिसेप्टर्स ना हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने कहा कि अगर हम स्टैंड हो तो ब्रेन में ब्लड की कमी से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकती है, लेकिन बेरोरिसेप्टर्स फौरी प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और जिस वजह से काम सही रहता है। फिर आता है प्रेशर बफर फंक्शन ऑफ द बेरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम। बफर सिस्टम बेसिकली किस तरह से काम करेगा, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे डॉग्स का एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि एक डॉग था जिसके अंदर नॉर्मल बेरोरिसेप्टर्स मौजूद थे और एक डॉग था जिसके अंदर से बेरोरिसेप्टर्स को हमने रिमूव कर दिया था। तो फिर हमने नोटिस किया कि उनके आर्टीरियल प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ा। तो ये फिगर में उन्होंने बताया हुआ है, जिसमें नॉर्मल बेरोरिसेप्टर्स थे उसका आर्टीरियल प्रेशर इस तरह से नॉर्मल रेंज के अंदर रहा।
ये अपर लिमिट सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर ये बताया हुआ है कि इसके बीच में रेंज में रहा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा लेकिन रेंज में रहा। और ये है जब बेरोरिसेप्टर्स को हमने रिमूव कर दिया था तो आर्टीरियल प्रेशर के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये हमने 2 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर ये नोटिस किया है कि किस तरह से आर्टीरियल प्रेशर वेरी करता है बेरोरिसेप्टर्स की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में। तो हमने देखा जब बेरोरिसेप्टर्स होते हैं तो बहुत स्टेबल रहता है, इस वजह से हम बेरोरिसेप्टर को कहते हैं कि ये एक प्रेशर बफर सिस्टम है। और ये जो नर्व्स होते हैं जो बेरोरिसेप्टर सारी होती है इनको हम कहते हैं बफर नर्व्स। ये लिखा हुआ है द नर्व्स ऑन द बेरोरिसेप्टर्स आर बफर नर्व्स। और ये क्या बनता है, ये बनता है क्या सारा प्रेशर बफर सिस्टम। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया ये 18.18 फिगर को। फिर 18.9 फिगर को डिस्कस किया हुआ है, यानी कि इस फिगर को उन्होंने डिस्कस किया है। इसके अंदर ये बेसिकली इसी तरह से है कि एक नॉर्मल है और दूसरी कंडीशन एबनॉर्मल है जिसके अंदर उन्होंने नर्व्स को रिमूव किया हुआ है। तो ये जो ग्राफ शो कर रहा है इसके अंदर ये देखिएगा, जो ब्लू ग्राफ है उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम है वो ये नॉर्मल 100 नॉर्मल है ना, तो ये 100 तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहा ना। और जो मतलब 120 तक तो बहुत थोड़ा, उससे आगे तो ना होने के बराबर टाइम रहा था। और इसी तरह से अगर हम पीछे देखें तो ये 70 से कम प्रेशर जो है आर्टीरियल प्रेशर 70 से कम नहीं रहा, परसेंटेज ऑफ टाइम बहुत थोड़ा है। ज़्यादातर टाइम ये 70 से लेके ये 110 के बीच में ही रहा है। ये नीचे आर्टीरियल प्रेशर है तो ज़्यादातर टाइम इसी के बीच में रहा है हमने देखा, और नॉर्मल में बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो रेड वाला है वो है जो कि डिनर्वेट किया हुआ है हमने उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। मैं देख रहा हूँ 50 आर्टीरियल प्रेशर भी कुछ टाइम के लिए रहा है उसके अंदर, और कुछ टाइम में 150 तक भी चला गया था। और अगर मैं 50 से 70 के बीच में देखूँ तो वो भी फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है। ये वाली जगह देखिएगा तो ये हमें पता चलता है कि अच्छा इसका मतलब है कि अच्छा, और नॉर्मल टाइम जो नॉर्मल प्रेशर था वो बहुत थोड़े टाइम, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी थी। जब प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा था तो नॉर्मल टाइम की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, और ये देखिए नॉर्मल टाइम की फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई जब हमने डिनर्वेट किया था डॉग को। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने आपको समझाया। ये जो ऊपर था वो आवर्स की वेरिएशन थी, यहाँ पे मिनट बाय मिनट जो चेंजेस हैं उनको उन्होंने डिस्कस किया और फिर देखा कि कितने टाइम में क्या चीज़ कितनी देर के लिए रही। फिर आता है आर द बेरोरिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा था कि अगर 150 mmHg प्रेशर काफ़ी देर से सस्टेन हुआ है तो सिग्नल इतने ज़्यादा नहीं जाएंगे। हाँ, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो सिग्नल ज़्यादा जाएंगे। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने डिस्कस की है कि चूँकि हमने देखा कि अगर 150 हो गया है और बहुत देर से 150 ही है तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल्स कम हो जाते हैं, और इसको हम कहेंगे टेंड टू रीसेट। मिसाल के तौर पे क्या था कि अगर 100 से 110 पे गया है तो मैं मिसाल दे रहा हूँ 8 सिग्नल्स जाना शुरू हो गए। इसी तरह 110 से ऊपर 20 तक जा रहा है, अब सिग्नल्स कितने जी 15 सिग्नल जाना शुरू हो गए। अब 120 से ऊपर 130 तक गए, अब जी 20 सिग्नल जाना शुरू हो गए। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अच्छा, करते 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 150 तक चला गया जी, 32 सिग्नल्स जा रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब वो 150 पे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को नॉर्मलाइज करेगा। बेरोरिसेप्टर्स कहेंगे कि यार ये तो मेरा ख्याल है शायद 150 ही नॉर्मल होगा, तो वो आहिस्ता 32 से कम होते 8, 9 और 7, 5 आहिस्ता आहिस्ता वो सिग्नल्स जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि वो रीसेट हो जाता है 1 से 2 दिनों के अंदर, अगर बहुत ज़्यादा देर के लिए हाई प्रेशर को फेस करे वो। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में आमतौर पर इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं माना जाता, लेकिन फिजियोलॉजिस्ट की हर तरह की दोनों तरह की सोच मौजूद है। असल में जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में ये पता चलता है कि बेरोरिसेप्टर्स कंप्लीटली रीसेट नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे वो 100 mmHg के ऊपर 8 सिग्नल्स रिलीज़ कर रहे थे, करते 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 150 3 दिन से चल रहा है। अब 150 3 दिन से चल रहा है तो ये रीसेट तो होंगे, 32 सिग्नल्स तो नहीं रिलीज़ करेंगे, लेकिन 8 भी नहीं करेंगे, 9-10 सिग्नल्स रिलीज करेंगे। लेकिन अच्छा, बेसिकली एग्जैक्टली उस मैकेनिज्म से काम नहीं करता, लेकिन किसी ना किसी सिस्टम की हेल्प से, यानी कि ये किडनीज को उनकी जो एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करके ब्लड वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करेगा, और ब्लड वॉल्यूम को कम करके ये कोशिश करेगा कि आर्टीरियल प्रेशर को किसी तरह नॉर्मलाइज करे, वापस करे। तो लिखा हुआ है कि 10 long term regulation of mean arterial pressure by the baroreceptor requires interaction with additional system, principally renal body fluid system। पहले पैराग्राफ में डिस्कस किया कि लॉन्ग टर्म में इसका खास रोल नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कुछ नहीं कर रहा। दूसरे में फिर उन्होंने डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट्स में ये पता चला कि इतना जीरो रोल भी हम कह सकते हैं, कुछ ना कुछ रोल ये प्ले कर रहा होता है। किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है कि अगर
डायरेक्टली वेज़ोडाइलेशन और वेज़ोकंस्ट्रिक्शन से ये आर्टीरियल प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ये किडनीज को ब्लड वॉल्यूम के थ्रू किडनीज को स्टिमुलेट करता है कि वो ब्लड वॉल्यूम के थ्रू आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट कर सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई थी। फिर आगे आता है कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर बाय द कैरोटिड एंड एओर्टिक कीमोरिसेप्टर। अभी तक हमने बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, ठीक। यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। इसमें कौन से रिसेप्टर्स होंगे, जाहिर सी बात है कीमोरिसेप्टर्स मौजूद होंगे। कीमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस को सेंस करेंगे, ऑक्सीजन की कमी को सेंस करेंगे, हाइड्रोजन आयंस की एक्सेस को सेंस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ये सेंस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे उनकी लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि कीमोरिसेप्टर दे आर लोकेटेड इन सेवरल स्मॉल कीमोरिसेप्टर ऑर्गन्स अबाउट 2 मिलीमीटर इन साइज। अच्छा, अब ये कहाँ पे होते हैं, दो कैरोटिड बॉडीज में होते हैं, यानी कि दोनों बाइफर्केशन में एक एक। ये जो हमने पीछे पढ़ा था, ये देखिए ना, ये दो कैरोटिड आर्टरीज हैं, तो ये एक बाइफर्केशन है और ये एक बाइफर्केशन है। तो इस बाइफर्केशन में भी एक कीमोरिसेप्टर और इस बाइफर्केशन में भी एक, तो यानी कि ये एक एक लोकेशन है उनकी। तो ये लोकेशन बताइए, 2 कैरोटिड बॉडीज, वन ऑफ विच लाइज इन द बाइफर्केशन ऑफ ईच कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड यूजुअली 1 to 3 इन द एओर्टिक बॉडीज। 1 to 3 एओर्टिक बॉडीज होती हैं एओर्टा के अंदर। तो दो हमने डिस्कस कर लिए कैरोटिड बॉडीज में, और 1 to 3 एओर्टिक बॉडीज डिस्कस कर ली एओर्टा में। अच्छा, फिर आगे उन्होंने बताया कि ब्रेन तक पहुंचने का रास्ता जो है ना, वो दोनों का सेम ही है। यानी जिस तरह से आपके पास यहाँ के जो बेरोरिसेप्टर्स थे वो हिरेंजिस नर्व और ग्लोसोफेरिकल नर्व से जा रहे थे, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से, और जो एओर्टिक आर्च में थे वो आपके पास वेगस नर्व से जा रहे थे। तो कीमोरिसेप्टर्स भी जो एओर्टिक आर्च की एओर्टिक बॉडीज़ हैं वो वेगस नर्व के थ्रू जा रही हैं, और जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं वो आपके पास हिरेंजिस फाइबर्स के थ्रू ही जा रही होती हैं। अच्छा, अब वो बताना शुरू करते हैं कि जो कीमोरिसेप्टर्स हैं उनको उनके करीब से एक एओर्टिक आर्टरी गुजर रही होती है हर वक्त। तो बेसिकली बात क्या है कि कीमोरिसेप्टर्स का एक क्लोज कांटेक्ट आर्टीरियल ब्लड के साथ हर वक्त होता है। तो जब भी आर्टीरियल ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए या हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाए या ऑक्सीजन कम हो जाए, तो कीमोरिसेप्टर्स को सेंस करते हैं और फौरन मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन के पास के जनाब ब्लड फ्लो को बढ़ाने की ज़रूरत है। द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कीमोरिसेप्टर्स एक्साइट द वेजोमोटर सेंटर। जारी बात है, इसके भी जो जा रहे हैं सिग्नल्स वो वेजोमोटर सेंटर के पास जा रहे हैं, एंड दिस रिस्पॉन्स एलिवेट्स द आर्टीरियल प्रेशर बैक टुवर्ड नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि लोअर प्रेशर्स पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, देखें, जब थोड़ी सी प्रेशर के अंदर कमी आई है तो उस वक्त तो आपके पास बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन जब प्रेशर की कमी इतनी हो गई है कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई शॉर्ट होना शुरू हो गई है, उस वक्त कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम ज़्यादा एफिशिएंटली कर रहा होगा और मज़ीद कमी से बचाएगा। यानी कि बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स वैसे तो यहाँ तक नौबत आने नहीं देगा, लेकिन अगर बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा या उसके काम करने के बावजूद इतना ब्लड फ्लो कम हो गया कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम होना शुरू हो गई है, अब कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई की कमी होगी तो फिर वो काम करने लगेगा। अच्छा, फिर आता है आर्टीरियल एंड पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्सेस रेगुलेट। अच्छा, ये बेसिकली आर्टीरियल और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमारे पास होते हैं लो प्रेशर रिसेप्टर्स। ये लो प्रेशर रिसेप्टर्स इसलिए नहीं होते कि ये लो प्रेशर पे स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, बल्कि ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऐसी जगहों पे मौजूद होते हैं जहाँ पे प्रेशर बॉडी का ब्लड का प्रेशर कम होता है। अब बेसिकली कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या हुआ था, जब प्रेशर कम हुआ तो इन्होंने स्टिमुलेट करके प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश की। इसी तरह जो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स थे, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स कौन से थे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे। वहाँ पे क्या हुआ था, जब वो स्ट्रेच हो रहे थे प्रेशर के ज़्यादा होने से, तो उन्होंने सिग्नल्स प्रोड्यूस किए थे। होते लो प्रेशर रिसेप्टर्स भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही हैं, लेकिन ये ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे प्रेशर कम होता है। लो प्रेशर वाली जगहों पे प्रेशर इंक्रीज तब करता है जब बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना, तब लो प्रेशर एरियाज का भी प्रेशर बढ़ने लगता है, तो उसको ये सेंस करता है, उस इंक्रीज को ये सेंस कर रहा है। यानी कि बेसिकली सिस्टमिक सिस्टम में वैसे अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो तो वैसे ही आपका वो बेरोरिसेप्टर्स बता देंगे ना, लेकिन अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया जिस वजह से लो प्रेशर लोकेशंस पे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया, अब ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज को ये लो प्रेशर रिसेप्टर्स सेंस करते हैं और ये सिग्नल्स भेजते हैं कि इफेक्टिव ब्लड फ्लो को इंक्रीज या डिक्रीज उस हिसाब से किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ब्लड फ्लो आर्टीरियल प्रेशर के इंक्रीज़ करने पे सिग्नल भेजेंगे तो ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ ही किया जाएगा उसके नतीजे में। फिर उन्होंने आगे फिर दोबारा एक डॉग का एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे
कि नॉर्मल डॉग के अंदर अगर हम 300 ml ब्लड को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो 15 mmHg जो है वो उसके अंदर राइज आ रहा है सिर्फ, लेकिन अगर हम बेरोरिसेप्टर्स को ख़त्म कर दें तो हमने देखा कि 40 mmHg राइज आया है। और अगर हम इनको लो प्रेशर रिसेप्टर्स को भी ख़त्म कर दें जो कि एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स की दूसरी किस्म है, तो फिर हमने देखा कि 100 mmHg तक इंक्रीज़ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ में ये जो आपके पास लो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद आता है आर्टीरियल रिफ्लेक्सेस, एट्रियल रिफ्लेक्सेस दैट एक्टिवेट द किडनीज, द वॉल्यूम रिफ्लेक्स। अच्छा, एट्रियल रिफ्लेक्स ही हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था क्योंकि एट्रिया के अंदर ही बेसिकली ये भी मौजूद हैं लो प्रेशर रिसेप्टर्स, एट्रिया और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद हैं। अब एट्रिया के अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनका हम एक और मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि जब एट्रिया के स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्ट्रेच हो रहे हैं ज़्यादा ब्लड की वजह से, ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से स्ट्रेच हो रही हैं, अब वो 3 तरह के काम बेसिकली कर रहे हैं। नंबर 1, एफरेंट आर्टेरियोल्स ऑफ द किडनीज को डायलेट करवाते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स को डायलेट करवाएंगे, किडनी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, फिल्ट्रेशन होकर जो ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुला से फिल्ट्रेट जा रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर, वो फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 काम ये क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस को कहता है कि एडीएच की सिक्रीशन कम कर दो। पहला एफरेंट आर्टेरियोल्स को इसने स्टिमुलेट करके डायलेशन कॉज की, दूसरा इसने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके एडीएच को कम किया। जब एडीएच कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, जो नेफ्रॉन में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि एडीएच रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। तो अब होगा क्या, पहले इसने फिल्ट्रेशन को बढ़ाया, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो, अब होना क्या था कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती नहीं थी, फ़ायदा ख़त्म। इसने एडीएच को भी कम किया कि जनाब रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो। अब रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी तो ज़्यादा फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। जब ज़्यादा फ्लूइड एक्सक्रीट होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम के कम होने से जो प्रेशर है वो दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे कर रहा होता है कि ये रिलीज़ करता है एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड भी जाता है किडनीज के ऊपर और ये भी ज़्यादा एक्सक्रीशन ही कॉज करता है। ज़्यादा एक्सक्रीशन कॉज करने के लिए ये भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो पहली चीज़ क्या हुई, एफरेंट आर्टेरियोल्स को डायलेट करवाया। दूसरी चीज़ हाइपोथैलेमस से कहा कि एडीएच कम प्रोड्यूस करो। और तीसरी चीज़ एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड भी प्रोड्यूस किया एट्रिया ने, जब उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं कि बस भाई ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम करना है। इन 3 तरीक़ों से एक्सक्रीशन को बढ़ा के ब्लड वॉल्यूम कम कर लेता है एट्रिया। इसको हमने कहा वॉल्यूम रिफ्लेक्स। फिर आगे आता है एट्रियल रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ द हार्ट रेट। ये जो हार्ट रेट को इफेक्ट कर रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्स है इसको नाम दिया हुआ है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। क्या नाम दिया हुआ है, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। बेसिकली होता क्या है, जब भी एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो वैसे तो साइनस नोड के स्ट्रेच होने से खुद ही जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये जो स्ट्रेच होता है ये नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी एक मैसेज भेजता है कि जनाब ये हालात हैं। फिर नर्वस सिस्टम की वजह से मज़ीद हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। यानी एक तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, और एक पैगाम भी, जैसे कि प्रेशर बच्चे के ऊपर पढ़ाई का पड़ता है तो एक तो वो खुद भी ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाता है, दूसरा उसके माँ बाप को कहते हैं कि जनाब इसके पेपर आ रहे हैं, फिर माँ बाप के डंडे से वो और एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से डिस्कस की हुई है कि एक तो साइनस नोड के स्ट्रेच होने से हार्ट ने पंप करना वैसे ज़्यादा कर दिया, दूसरा नर्वस रिफ्लेक्स के थ्रू और एडिशनल हार्ट की पंपिंग हो गई। सॉरी अगर मैंने कम करना कहा है तो गलत कहा है। एक तो साइनस नोड के स्ट्रेच होने से हार्ट की पंपिंग ज़्यादा हो गई, दूसरा नर्वस रिफ्लेक्स से और मज़ीद ज़्यादा हो गई। तो ये जो नर्वस रिफ्लेक्स की वजह से एडिशनल इंक्रीज़ आया हार्ट रेट में, इसको हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। तो ये बेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब बेन ब्रिज रिफ्लेक्स ज़ाहिर सी बात है हार्ट रेट को इंक्रीज़ भी करता है और इसी तरह से फिर जो वेन्स के अंदर ब्लड स्टोर हो रहा था उसको भी कम करेगा, ज़ाहिर सी बात है जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, हमने एट्रियल रिफ्लेक्स पढ़ा, वॉल्यूम रिफ्लेक्स पढ़ा, बेरो रिसेप्टर्स का रिफ्लेक्स पढ़ा, कीमो रिसेप्टर्स का रिफ्लेक्स पढ़ा, इसी तरह लो प्रेशर रिसेप्टर्स का रिफ्लेक्स पढ़ा। अब आता है सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। नाम से ज़ाहिर है कि इस्कीमिया हो रहा है सीएनएस का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ये तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा अपने ब्लड फ्लो को। होता क्या बेसिकली, यहाँ पे जब ब्लड फ्लो इतना कम हो जाए कि इस जगह डिस्कस किया गया कि ब्लड फ्लो इतना कम हो जाए कि व्हेन द ब्लड फ्लो टू द वेजोमोटर सेंटर इन द लोअर ब्रेन स्टेम बिकम्स डिक्रीज स्वेली इनफ टू कॉज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि ब्रेन के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगे तो फिर क्या करता है कि वेजो कंस्ट्रिक्टर और
कार्डियो एक्सेलरेटर न्यूरॉन्स इन द वेजोमोटर सेंटर रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द इस्कीमिया। अब जारी बात है अगर ब्रेन को ही असर हो गया है तो ये जो वेजोकंस्ट्रिक्टर क्या करते हैं, आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, उससे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होता है। और कार्डियो एक्सेलरेटर्स जो कि हार्ट रेट को भी इंक्रीज करें, तो ये जनाब दोनों स्ट्रांगली एक्साइटेड हो जाते हैं इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ये दोनों स्ट्रांगली एक्साइट हो जाएंगे और ये आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और मतलब जितना पॉसिबल इंक्रीज हो सकेगा उतना इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जिस तरह मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन तो मैनेज कर रहा है ना सबको, एक ब्रेन तो बाप है, अगर बाप तक असरात आने लगे तो फिर वो अन्नी मचा देता है, फिर वो बहुत ज़्यादा इसको इंक्रीज़ करता है। मैंने ये वर्ड थोड़ा समझाने के लिए यूज़ किए। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये जो जब ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है या ब्लड फ्लो की कमी हो रही है ब्रेन में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है या और एसिडिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो रही है, ये उसके वेजोमोटर सेंटर को भी स्टिमुलेट करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स करता है CNS, लेकिन करता तब है जब बिल्कुल एमरजेंसी आ जाए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सबसे एंड में जाके असरात ब्रेन के ऊपर आना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है द CNS ischemic response is one of the most powerful of all activators of the sympathetic vasoconstrictor systems। ये जितने भी हमने vasoconstrictor सिस्टम पढ़े हैं सबसे एक पावरफुल सिस्टम है ये। और फिर अगला पैराग्राफ ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ CNS ischemic response जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये रिस्पॉन्ड तब करता है जब बिल्कुल ख़त्म हो रहा हो हालात। तो लिखा हुआ है इट ऑपरेट्स प्रिंसिपली एज एन इमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, जिसकी वजह से हम इसको लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। इट इज़ समटाइम कॉल्ड द लास्ट डिच स्टैंड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये भी हम इसको कह रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि ये तब काम करता है जब प्रेशर बहुत कम हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि इट डज नॉट बिकम सिग्निफिकेंट अंटिल द आर्टीरियल प्रेशर फॉल्स फार बिलो नॉर्मल डाउन टू 60 mmHg। यानी अगर 100 से 60 तक भी आ रहा है, तब 70 तक भी आ रहा है तो ये काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर 60 से भी कम हो रहा है उस वक्त पे ब्रेन कहता है बस ख़त्म, अब मैं काम करूँगा, और फिर इसीलिए हम इसको लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। अच्छा, फिर आगे कुशिंग रिएक्शन को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेसिकली ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से जो ब्रेन के ऊपर प्रेशर होता है उसको उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। होता बेसिकली क्या है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स को स्क्वीज़ कर देता है, और ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अगर ब्रेन की ब्लड वेसल्स के प्रेशर से ज़्यादा CSF का प्रेशर हो जाए तो जाहिर सी बात है जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज़ हो जाती हैं और ब्लड का फ्लो ब्रेन में कम हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो क्या होता है? CNS ischemic रिस्पॉन्स। ये CNS ischemic रिस्पॉन्स क्या करता है? आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, और रिजल्टेंटली ब्लड का प्रेशर CSF के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। फिर भी अगर CSF का प्रेशर मज़ीद बढ़े तो वो ब्लड को दोबारा स्टॉप करेगा। ब्लड का स्टॉप होना ischemic रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देगा, और ischemic रिस्पॉन्स के बाद दोबारा ब्लड, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड का प्रेशर है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अगर कम होगा तो ब्रेन के अंदर ब्लड वैसे ही आना ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आप डिस्कस की। फिर आता है स्पेशल फीचर्स ऑफ नर्वस कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं। ये जो सारी चीज़ें हम डिस्कस की उसके बाद वो कहते हैं कि स्केलेटल नर्व्स और स्केलेटल मसल्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं इस कंट्रोल के अंदर। इसमें उन्होंने बताया है कि जब हमने पीछे कितने रिस्पॉन्स पढ़े हैं, बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ा है, कीमोरेसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ा है। जब इनके सिग्नल्स जाते हैं तो कुछ सिग्नल स्केलेटल मसल को भी भेज देते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से इनके बीच में जितनी वेन्स होती हैं वो वेन्स भी दब जाती हैं। वेन्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड रेजर्वॉयर होता है वो ब्लड रेजर्वॉयर भी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस तरह से स्केलेटल मसल्स को यूज़ करके भी हम लोग ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर लेते हैं। ख़ास तौर पे एब्डोमेन के स्केलेटल मसल को यूज़ किया जाता है, तो ये इसको एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स भी इन्होंने यहाँ पे नाम इसका लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की है। इसीलिए उन्होंने एंड में उन्होंने डिस्कस किया कि जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं, यानी जिनके मसल्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे होते, इनके अंदर हाइपोटेंसिव एपिसोड यानी कि कम प्रेशर वाले एपिसोड्स ज़्यादा आ रहे होते हैं। लिखा हुआ है कंसिडरेबली मोर प्रोन टू हाइपोटेंसिव एपिसोड्स, यानी कि कम आम आदमी के अंदर जब कम प्रेशर होता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड रिजर्वॉयर को ख़त्म करते हैं और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं। ब्लड रिजर्वॉयर को ख़त्म करने का मतलब है कि ब्लड रिजर्वॉयर के ब्लड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करवा देते हैं।
तो हाइपोटेंसिव एपिसोड नहीं हो पाता। लेकिन जिनके अंदर पैरालिसिस होता है, मसल्स काम नहीं कर पाते, मसल्स तक नर्वस सिस्टम सही नहीं होता, तो उनके अंदर हाइपोटेंसिव एपिसोड ज़्यादा होते हैं। फिर एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब भी तो उनका हार्ट रेट इंक्रीज होता है और सारा कुछ होता है ना। तो बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर भी यही होता है। यहाँ पे जो डिस्कस किया हुआ है कि एक्सरसाइज के अंदर जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वेन्स का जो ब्लड रिजर्वॉयर है वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड होता है, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज होना जाहिर सी बात है हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा, और ये इस तरह से भी स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक आउटपुट को और आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करती है। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वेव्स को। रेस्पिरेटरी वेव बेसिकली क्या होता है कि रेस्पिरेशन के साथ साथ हमने देखा कि 4 to 6 mmHg कम ज़्यादा हो रहा होता है आर्टीरियल प्रेशर। ये क्यों कम ज़्यादा हो रहा होता है रेस्पिरेटरी वेव्स में? अच्छा, ये जो कम ज़्यादा होना है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वेव्स। ठीक, जब फ्लक्चुएशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर बाय 4 to 6 mmHg इन अ वेव लाइक मैनर, इसको हम कह रहे हैं रेस्पिरेटरी वेव्स। अच्छा, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी 3 रीज़न यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। हम नहीं कह सकते कि इन रीजन्स का आपस में क्या रिलेशन है, कि कौन सी रीज़न कितनी डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन बहरहाल 3 रीजन्स क्या हैं। एक तो ये है कि जो आपके ब्रीदिंग सिग्नल्स होते हैं ना, जो रेस्पिरेटरी ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सिग्नल सेंटर है, उसमें जो ब्रीदिंग सिग्नल्स होते हैं, थोड़े से ब्रीदिंग सिग्नल्स कह रहे हैं लीक हो जाते हैं, मेडुला में चले जाते हैं। तो ये जो है वो मेडुला के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन, और जाहिर सी बात है हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो वेजोकंस्ट्रिक्टिव सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम है ये बहुत रैपिड है। तो जो ब्रीदिंग सिग्नल्स हैं, अगर सांस इंस्पायर करना था तो सिग्नल जाने थे कि जी सांस अंदर लो, थोड़ा सा सिग्नल चले गया आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी, तो आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब इंसान ने इंस्पायर किया तो जो प्रेशर है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इस प्रेशर के नेगेटिव होने से थोरेसिक कैविटी की वेसल्स के अंदर ब्लड थोड़ा सा स्टोर हो जाता है। जहाँ प्रेशर नेगेटिव होता है वहाँ ब्लड ज़्यादा आता है ना, तो ब्लड थोड़ा सा स्टोर हो जाता है। जब ब्लड वेन्स में थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा तो हार्ट में जाने वाला ब्लड थोड़ा कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने इंस्पायर किया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया मेरी थोरेसिक कैविटी का, जिस वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा थोरेसिक कैविटी का। थोरेसिक कैविटी की वेन्स ने ब्लड को रखना शुरू कर दिया, जो ब्लड हार्ट को जाना था थोड़ा सा वेन्स ने रख लिया, तो हार्ट का ब्लड रिटर्न कम हो गया। एज अ रिजल्ट हम देखेंगे कि जो आर्टीरियल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि जब हार्ट पंप कम करेगा तो आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तीसरा उन्होंने कहा द प्रेशर चेंजेस कॉज्ड इन द थोरेसिक वेसल बाय द रेस्पिरेशन कैन एक्साइट वैस्कुलर एंड आर्टीरियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इसी तरह ये तो हमने इंस्पायरेशन का डिस्कस कर लिया। इसी तरह जब एक्सपायरेशन होगी तो अंदर थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स को भी, आर्टीरियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स को भी स्टिमुलेट कर सकता है। तो अब ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेशन के साथ साथ आपके आर्टीरियल प्रेशर को कम ज़्यादा कर रही होती हैं। ये जो ट्रांसमिशन इसको हमने कहा रेस्पिरेटरी वेव्स। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का वो आ रहा है वेजोमोटर वेव्स या मेयर वेव्स। रेस्पिरेटरी वेव्स तो 4 to 6 mmHg की फ्लक्चुएशन थी, बहुत थोड़ी फ्लक्चुएशन थी, लेकिन ये जो वेव्स हैं ये 10 to 40 mmHg की फ्लक्चुएशन है। और रेस्पिरेटरी वेव्स तो सांस लेने के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन होता है इन वेव्स का। अच्छा, इन वेव्स को हम मेयर वेव्स भी कहते हैं और वेजोमोटर वेव्स भी कहते हैं। मेयर वेव्स का नाम उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज वेव्स आर कॉल्ड वेजोमोटर वेव्स और मेयर वेव्स। यहाँ पे भी उन्होंने एक डॉग की एग्जांपल से उसको डिस्कस किया है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, उसको कोई ऐसा जिसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑसिलेशंस, अच्छा अब ये बेसिकली क्यों हो रही होती है उसकी रीज़न बताइए उन्होंने। पहले रेस्पिरेटरी की उन्होंने रीज़न बता दी, अब आपको बता रहे हैं कि जो वेजोमोटर वेव्स हो रही हैं इसकी रीज़न क्या है। पहली रीज़न है ऑसिलेशंस ऑफ द बेरोरिसेप्टर्स एंड कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसे बेसिकली वो कहते हैं क्या है कि मिसाल दे रहा हूँ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किया, बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ने कहा जी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर को कम करो। अच्छा जी, ब्लड प्रेशर कम किया तो वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। या मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर था 100, ये 100 से 110 हुआ, तो बेरोरिसेप्टर्स ने कहा जी इसको कम करो, कम होते होते वो 90 हो गया। ठीक है, अब बेरोरिसेप्टर ने कहा जी ज़्यादा करो, ज़्यादा होते होते फिर दोबारा वो 110 तक चला गया, फिर दोबारा बेरोरिसेप्टर्स की तरफ से रिस्पॉन्स कर जी कम करो। तो ये इनकी आपस में मतलब ये खेल ही हो गया एक तरह का कि वो ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके नतीजे में आर्टीरियल प्रेशर की ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और सेम चीज़ कीमोरिसेप्टर्स में हो रही होती है कि कीमोरिसेप्टर्स का भी
रिस्पॉन्स इसी तरह से हो रहा होता है कम ज़्यादा होने की सूरत में। लेकिन कीमो रिसेप्टर्स का हमने पहले भी पढ़ा है, कीमो रिसेप्टर्स ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब प्रेशर बॉडी के अंदर ज़्यादा ही कम हो जाए। तो इधर भी ये ज़्यादा इफेक्टिव तब होंगे कीमो रिसेप्टर्स की वजह से। हम कहेंगे जो वेव्स हैं वो ज़्यादातर कीमो रिसेप्टर की वजह से हो रही हैं। अगर प्रेशर कम है, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ज़्यादातर किस वजह से हो रही हैं, उसकी वजह से, बेरो रिसेप्टर्स की वजह से। और फिर आता है ऑसिलेशन ऑफ द CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, कि CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स भी इसी तरह से कम या ज़्यादा हो रहा होता है। इस्कीमिया कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। वो जो हमने CSF के बारे में पढ़ा था कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हुआ है, अब जनाब आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, फिर प्रेशर कम हो गया CSF का भी, आर्टीरियल प्रेशर दोबारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आर्टीरियल प्रेशर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चलता जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ थी और इन चीज़ों की वजह से, इन तीनों चारों फैक्टर्स की वजह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है। इन फ्लक्चुएशंस को हम मेयर वेव या वेज़ोमोटर वेव्स कर रहे होते हैं। अच्छा, प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कि किस तरह का समझ आया। और सेकेंडली, आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा बुक की लाइंस को कुछ ना कुछ रीड करूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।